हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 13.1 एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको 9 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे 10th क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको ये मैंने लास्ट टाइम होमवर्क में भी दिया था। अगर आपने नहीं किया है तो आप इधर जरूर करें इसे, और अगर आपने कर लिया है तो चेक कर लीजिएगा कि आपने ठीक किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है आपसे अ ब्लैक एंड अ रेड डाइज आर रोल्ड, यानी कि दो डाइज है, एक ब्लैक डाई है और एक रेड डाई है, दोनों को रोल करते हैं। कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि उसका जो सम है वो कितना है, 9 से ग्रेटर है। गिवन दैट, और ये हमें पता है, द ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, और ये बात हमें पता है कि ब्लैक डाई पर 5 आएगा। तो ये मैंने हिंट बताया था इसका। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। तो फाइंड करना है सम ग्रेटर देन 9, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, लेट द सम ग्रेटर देन 5 9 ग्रेटर देन 9 इज इक्वल टू ई। आपने ई किसे माना, सम ग्रेटर देन 9 को। उसके बाद इसने क्वेश्चन में कहा है गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, तो यहां पर लिख दो ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। तो ब्लैक डाई पर क्या आना चाहिए, 5। इसको आप एफ लेट कर लीजिए। अब देखिए इसने कहा है दो डाइज रोल करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आपके सामने है वो होंगे 6 की पावर 2, दिस इज 36। ये बात आपको पहले ही पता चल चुकी है ना। 36 जैसे 1 1 1 2 1 3 ऐसे ही चलेंगे, है ना, 6 6 तक। तो पहली जो डाई है वो ब्लैक है और दूसरी जो डाई है वो आपके सामने क्या दे रखी है, रेड दे रखी है। ब्लैक और रेड दो डाइस दे रखी हैं आपको, ठीक है ना। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की। अब ई क्या है, जो सम है वो ग्रेटर देन 9 है। तो जरा सोचिए सम क्या क्या हो सकते हैं। दो डाइस रोल करते हैं तो एक और एक सम आ सकता है। इसका सम अगर देखेंगे तो 2 आएगा, एक और 2 आएगा। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, एक पर एक आया डाई पर, दूसरे पर 2 आया, तो इसका सम कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से लास्ट में 6 और 6 आ सकता है, तो उसका टोटल जो है यानी सम जो है वो 12 आ सकता है। तो यानी कि सबसे छोटा सम दो डाइस पे वो 2 हो सकता है और सबसे बड़ा सम जो है वो 12 हो सकता है। इसने क्या कहा है, इसने कहा है 9 से बड़ा, 9 से बड़ा 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। यानी कि इन तीन केसेस को ही आपको लेने हैं। तो पहले मैं 10 वाले केस को लेने वाला हूं, तो कैसे लिखूंगा मैं वो 10 के लिए, यानी कि सम 10 होना चाहिए। इसका केस क्या बनेगा, देखिए देखिए एक तरफ डाई पर 1 और दूसरी तरफ डाई पर 6 लिखेंगे तो टोटल इसका बनता है 7। ये तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि डाइस है, तो हम इसको बढ़ा देंगे। 1 की जगह 2 लिखेंगे तो 8 आएगा, 3 लिखेंगे तो 9 आएगा और 4 लिखेंगे तो 10 आएगा। मेरे को 10 चाहिए, सम उसका 10 चाहिए, तो एक तरफ मैं 4 लिखूंगा, दूसरी तरफ मैं 6 लिखूंगा। 4 के बाद नंबर आता है 5 का, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 5 और दूसरे में भी 5 लिखूंगा। फिर 6 का नंबर आता है तो 6 और 4, ये तीन केसेस बनेंगे जबकि सम जो है वो 10 आएगा। अब 11 की बात करते हैं तो 11 के लिए सबसे पहला केस है 5 और 6 और दूसरा केस है 6 और 5। देखो दोनों ही केसेस में 11 बन रहा है और कोई केस नहीं है, दो डाइस टॉस करके सोच सकते हैं आप। उसके बाद 12 के लिए एक ही केस बन रहा है 6 एंड 6। तो बेसिकली हमारे पास कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट। हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, वो निकलेगी 6 अपॉन में और 36। प्रोबेबिलिटी फॉर ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब प्रोबेबिलिटी फॉर एफ की बात करते हैं। कहता है ब्लैक डाई पर 5 आना चाहिए और पहली डाई ब्लैक डाई थी, ये बात याद रखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक डाई पर 5।
अब ब्लैक डाई पर 5 मतलब फर्स्ट डाई पर 5 आना चाहिए, यानी कि 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। ये आपके पास टोटल 6 केस बने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36। भाई ब्लैक डाई पर हर केसेस में कितना आ रहा है, ब्लैक डाई पर 5 ही आ रहा है। अब आपको इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, ये आप देखेंगे ई और एफ का इंटरसेक्शन। तो पहला केस तो ये रहा 5 5, ये रहा 5 5। दूसरा केस है ये 5 6 और ये रहा 5 6। और कोई केस नहीं है, अगर आप ढूंढ सके हो तो बता दें। ये है 5 और 5, ये है 5 एंड 6। तो बेसिकली कितना आया 2/36। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, मैंने कहा था जो फाइंड करना है उसे हमेशा न्यूमरेटर ऊपर रखेंगे। तो फाइंड तो ये करना है ना, सम इज ग्रेटर देन 5 9। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फॉर ई को फाइंड करना है और एफ को क्वेश्चन में कहेंगे गिवन है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी फॉर एफ। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2/36 और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको यहाँ पर 6/36, ये 6/36। तो आंसर 36 से 36 कैंसिल, 2/6 यानी 1/3 इज द फाइनल आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से 1/3 निकाला गया है। बिल्कुल सिंपल है, आपको जो कहा गया उसको आप लिखते जाइए, पहले ई की फॉर्म में, फिर एफ की फॉर्म में, और फिर उसके बाद सीधा सीधा आंसर आ जाता है। अब 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्योंकि 10वें का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, कैसे करेंगे वो दिखा देता हूं मैं आपको। यहां कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम इज 8। सम इज 8 को देखना है आपको। तो सम 8 कैसे आ सकता है, एक डाई पर 1 है, दूसरे पर 7 है, एक डाई पर 2 है, दूसरे पर 6 है, एक डाई पर 3 है, दूसरे पर 5 है, एक डाई पर 4 है, दूसरे पर 4 है, और उसके बाद एक डाई पर 5 है, दूसरे पर 3 है, फिर 6 पे 2, फिर 7 पे। देखो सारे ही केसेस जितने ही बने इसमें सम जो है वो क्या दे रखा है, ऑब्टेनिंग सम इज 8। अब गिवन क्या है, गिवन है द रेड डाई रिजल्ट इन नंबर लेस देन 4। तो 4 से कम नंबर रेड डाई पर होना चाहिए, 3 भी हो सकता है, 2 भी और 1 भी। फिर इन दोनों में क्या निकालना है आपको, इंटरसेक्शन निकालना है, अभी जैसे बताया, फिर उसके बाद उसे सॉल्व कर देना। ओके, आंसर मैच ना करे तो मुझे बता देना। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है अ फेयर डाई इज रोल्ड, एक फेयर डाई को रोल किया गया, E135, F23, G2345। ये सारी वैल्यूज दे रखी है आपको और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यूज निकालनी है। तो सीधा सीधा निकालेंगे हम। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको E की वैल्यू दे रखी है 135 एंड देन F दे रखा है आपको यहां पर 2, ये है F की वैल्यू 2 3। ओके, और यहाँ पर G दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ये दे रखा है 2 3 4 एंड 5। नाउ ये E F और G की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर कह रहा है डाई इज रोल्ड। याद रखना एक डाई को रोल किया गया है, डाई इज रोल्ड। ओके, तो एक डाई पर जब हम रोल करते हैं एक डाई को, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक डाई पर रोल करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट बने हैं वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने लिखे हैं ई एफ और जी से। और इसमें याद रखना 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स ही आ सकते हैं क्योंकि एक ही डाई रोल करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में कहता है कि आप फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी फॉर ई अपॉन एफ। और ये आपको पता लग गया क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी फॉर एफ। ये रूल हो गया, सिंपल है, ये रूल समझ में आता है। इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, आप इसे अलग से निकाल लीजिए। यहाँ पर लिखिए प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, पहले तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो एलिमेंट्स ढूंढते हैं, ये ई है,
ये f है और दोनों में आप ढूंढेंगे क्या कि कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन मेरे को दिख रहा है यहाँ पर 3, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 कॉमन देखते हो तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1/6, क्योंकि एक एलिमेंट है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, वो है 6। ओके, ये देखिए आप इज इक्वल टू 6 लिख सकते हो, 6 एलिमेंट। हाँ, f की बात कर लेते हैं तो pf मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर f। तो f के कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये है 2 and 3, है ना, जो एलिमेंट्स f में दे रखे हैं। और कितना हो जाएगा, 2/6 इज द प्रोबेबिलिटी। दोनों प्रोबेबिलिटी आपके पास है, आप यहाँ पर लिख दीजिए सीधा सीधा। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और f की प्रोबेबिलिटी 2/6 है। तो आंसर 1/2 आ चुका है। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि इसी का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो इस बार f/e यानी कि f/e की। तो ये प्रॉब्लम बताई थी आपको मैंने कैसे सॉल्व की जाएगी, प्रोबेबिलिटी फॉर f इंटरसेक्शन e। और आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन चाहे e और f का करो चाहे f और e का करो, यानी कि कॉमन दोनों में से कैसे सोचो, तो कॉमन तो एक ही से क्या है, ठीक है ना भाई। e में और f में भी वही कॉमन है और f में और e में भी वही कॉमन है, दोनों में कॉमन तो एक ही है ना। नीचे बदल जाएगा, यहाँ पर e है तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर e। तो इंटरसेक्शन तो आपके पास था पहले से ही, e की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर e लिखिए। और e में कितने केसेस दे रखे हैं आपको, ये 3 केसेस दे रखे हैं, तो आप लिखेंगे 1 3 5 इज द एलिमेंट इन e और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इंटरसेक्शन तो वही आएगा पुराना जो कि हमारा पहले था 1/6 और e की जगह पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3/6। फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3। दिस इज फाइनल आंसर। तो सेकंड पार्ट भी इसका समझ में आता है आपको। आगे बढ़ते हैं और थर्ड पार्ट के पास चलते। इसका सेकंड पार्ट था, फर्स्ट में 2 पार्ट थे, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कि 11 में सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, p, एक तो e/g निकालना है और एक g/e निकालना है, ठीक है ना। तो e/g के लिए प्रोबेबिलिटी फॉर e इंटरसेक्शन g अपॉन में प्रोबेबिलिटी फॉर g। तो सेम वही काम आपको E और G के साथ करना है जो मैंने E और F के साथ किया। क्या चीज करनी है आपको, E में और G में कॉमन ढूंढना है। क्या होगा, E और G में कॉमन एक तो मेरे को 3 दिख रहा है, दोनों के पास 3 है, और उसके अलावा 5 दिख रहा है मुझे, दोनों के पास 5 है। तो ये 2 वैल्यूज कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों के लिए, यहाँ आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी फॉर E इंटरसेक्शन G। क्या है आपके पास, एक एलिमेंट तो है आपके पास 3 और दूसरा है 5, ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन है। तो 2/6 इज द प्रोबेबिलिटी, है ना। 6 को लिखा जा रहा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखिए 6 है। ओके, अब g की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है आपको, तो g की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ये निकलेगी आपके पास प्रोबेबिलिटी फॉर g। और g के लिए आपको g के सीधे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो g के एलिमेंट्स से चारों के चारों एलिमेंट्स आएंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2 3 4 एंड 5, यानी कि 4/6। और आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था E/G। तो G निकलेगा कैसे, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये रही 2/6, तो यहाँ 2/6 लिख दीजिए। फिर G की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 4/6, तो यहाँ 4/6 लिख दीजिए। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2/4 आंसर, यानी कि 1/2 इज द फाइनल आंसर। इसी का नेक्स्ट पार्ट कहता है, उसमें आपसे अब की बार पूछा गया है, इसी में पूछा है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी फॉर G/E। तो G/E का मतलब हो गया, G/E का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी फॉर G इंटरसेक्शन E डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी फॉर E। और मैंने बताया G और E का इंटरसेक्शन निकाल लो या फिर E और G का इंटरसेक्शन निकाल लो, दोनों का एक ही आंसर आ रहा है। तो G और E यानी E और G का इंटरसेक्शन कितना आया था हमारे पास 2/6, यहाँ 2/6 लिख देंगे। और E का जो भी है प्रोबेबिलिटी फॉर E, ये भी हमने निकाला है, कहाँ निकाला है ये देखिए आपने, यहाँ निकाला है। प्रोबेबिलिटी फॉर कितना है 3/6, तो आप 3/6 लिख देंगे यहाँ पर 3/6। फाइनल आंसर 2/3 आ जाएगा और ये बहुत आसान हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट कहता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है E यूनियन F अपॉन G। ओके, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना। तो आप क्या करिए, इस वाले पार्ट को E यूनियन F को आप लेट कर लीजिए A।
आप इसे ए लेट कर लीजिए, अपनी मर्जी से एक सेट का नाम दे दीजिए ए, यानी कि आपने लेट कर लिया ए इज इक्वल टू ई यूनियन एफ। ओके, तो अब आपको ए और एफ को सॉल्व करना है। ए क्या है, एफ क्या, भी देखते हैं। पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके सामने प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन जी, है ना, बिल्कुल क्लियर है ना फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी फॉर जी। ओके, अब ए कौन है भाई, ए कौन है, तो ए मैंने बताया ए कौन है, ए है ई यूनियन एफ, यानी कि ई और एफ का यूनियन। तो ई को ढूंढो, ये रहा ई, और एफ को ढूंढो, ये रहा एफ, और दोनों का यूनियन कैसे निकलेगा, पहले तो आप लिखेंगे 1, फिर 3, फिर 5, फिर रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। पहले तो सारी संख्या लिख लेते हैं, तीनों की तीनों संख्या लिख लेंगे। 2 पहले नहीं आया तो 2 भी लिखा जाएगा, 3 पहले आ चुका है तो 3 नहीं लिखा जाएगा। तो आंसर आएगा यूनियन का 1 2 3 5। ए की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 5। ओके, उसके बाद आते हैं हम जी के पास। तो जी की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है ना, जी की वैल्यू ढूंढ लेते हैं क्या है, ये है 2 3 4 5, ये आ जाएगा 2 3 4 5। फाइनली ए और जी की वैल्यू है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन आप यहां से लिखिए, प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है जरा ढूंढिए, ए में और जी में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 3 एंड 5 इज कॉमन, सो दैट्स व्हाई हमारे पास 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर जी निकालना है, तो जी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी भाई, जी तो आपके सामने सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 एंड 5, दिस इज 4/6। नाउ ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर पहली वैल्यू रखनी है, उसका नाम कितना दे रखा है आपको, 3/6। दूसरी वैल्यू रखनी है क्या है, 4/6। आंसर कितना आ जाएगा, 3/4, ये हमारा आंसर। तो समझ में आया, कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है, मैंने बता दिया। अब तीसरे के बाद इसी का अगला पार्ट भी है, तीसरे में ही अगला पार्ट है, और वो क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे किस तरीके से दिया, ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी। अब ये ई इंटरसेक्शन एफ को, इन इतने हिस्से को मैं एक नाम दे देता हूं, और मैं नाम दे देता हूं बी का, बी अपॉन जी कर देता हूं, है ना। तो मैंने क्या नाम लिया, मैंने लेट किया बी इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, अब नाउ यहां पर आगे कैसे करेंगे, ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर बी इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी फॉर जी। तो पहले तो बी और जी, बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो बी कैसे फाइंड होगा, उसके लिए इंटरसेक्शन चाहिए होगा, तो मेरे को ई क्वेश्चन में दे रखा है, और ई क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ई दे रखा है आपको 1 3 5। उसके बाद मुझे एफ बी क्वेश्चन में दे रखा है 2 एंड 3, और मुझे पता है ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, इन दोनों का कॉमन जो कि 3 है। तो फाइनली बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 3। बी की वैल्यू मेरे पास 3 है, और जी की वैल्यू कितनी है वो भी लिख देता हूं मैं आपके सामने, 2 3 4 5। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढना है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों का, देखो ये है ना इंटरसेक्शन, देखो बी और जी का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी फॉर बी इंटरसेक्शन जी, देखो पी का मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया, तो पहले एलिमेंट्स क्या होंगे इन दोनों में कॉमन, 3, एक ही कॉमन होगा, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी फॉर जी, तो जी की प्रोबेबिलिटी के लिए जी के एलिमेंट्स ये रहे 4/6, ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखी जाएगी, 1/6 डिवाइड बाय 4/6, एंड दिस इज द फाइनल आंसर 1/4। तो गाइस समझ में आ गया किस तरीके से 11th क्वेश्चन करेंगे, थोड़े न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करना है, कोई थ्योरिकल इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के पास, ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि assume that each born child is equally likely to be a boy or girl, यानी कि ये माना गया कि कोई भी बच्चा जो पैदा होगा वो इक्वली लाइकली है, यानी कि या तो वो लड़का हो सकता है या फिर वो लड़की हो सकती है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर एक फैमिली पे 2 चिल्ड्रन है, यानी कि एक फैमिली के पास 2 ही बच्चे हैं, लड़का और लड़की हो सकते हैं, दोनों लड़की हो सकती है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं ना, 2 चिल्ड्रन है, what is the probability, what is the conditional probability that both are girls, ये पूछा है, what is का मतलब पूछा है, और जो पूछा है उसे ई मानेंगे,
ये बात मैंने बता दिया था आपको, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉलो करा रहा हूँ मैं आपको। पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों लड़कियां हैं, और दोनों लड़कियां हैं, इसको हमने ई मान लिया। ऐसे कितने केसेस होंगे ये देखेंगे आप। गिवन दैट, और हमें क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो यंगेस्ट इज अ गर्ल, इसको एफ मान लेंगे, है ना। और पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड वाला बात में देखते हैं। तो अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से होगा, देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेटेड जो दे रखा है आपको, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, अगर एक फैमिली पे दो बच्चे हैं तो हो सकता है दोनों की दोनों लड़कियां हो सकता है एक लड़की हो, यानी बड़े वाला बच्चा लड़की है, दूसरा लड़का हो सकता है पहले लड़का हो जाए और फिर लड़की हो जाए, और हो सकता है दोनों के दोनों लड़के हो जाए। तो केसेस बने चार, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बने चार। अब हम करेंगे लेट, और क्या लेट करेंगे, बोथ द गर्ल, बोथ द गर्ल, तो दोनों गर्ल है उसको ई मान लिया। और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहता है यंगेस्ट, द यंगेस्ट इज गर्ल, जो यंगेस्ट वाला बच्चा है वो गर्ल है, इसको हमने मान लिया एफ। ओके, ये हमें गिवन है, ये हमें फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फॉर ई निकालनी पड़ेगी। तो ई का मतलब दोनों के दोनों बच्चा गर्ल है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके केसेस कितने बनते हैं देखो आपके सामने है, एक ही केस बनता है, 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर एफ का मतलब है यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट मतलब कि छोटा बच्चा लड़की है। तो ऐसे कितने केस हैं देखो, यहाँ पर ये पहले जो पैदा हुआ वो बड़ा बच्चा होता है, बाद में जो पैदा हुआ वो छोटा बच्चा होता है। तो यंगेस्ट इज अ गर्ल एक केस ये बना, यंगेस्ट इज अ गर्ल एक केस ये बना। जो उससे बड़ा वाला बच्चा है वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, हमें वो कंसीडर नहीं करना। हमें कहता है यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब कि छोटा बच्चा लड़की होनी चाहिए कंपलसरी। तो दो केस बन रहे हैं इसमें, यंगेस्ट इज अ गर्ल के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीजी एंड बीजी, ये दो केसेस बने। तो 2/4 इज द प्रोबेबिलिटी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है, ई इंटरसेक्शन एफ में आपको दोनों में जीजी दे रखा है, दोनों में गर्ल है 1/4। ओके ना, आपको बताया गया है, पूछा क्या जाता है, ई अपॉन में एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी फॉर एफ। नाउ इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है, यहाँ 1/4, एंड एफ कितना दे रखा है, यहाँ 2/4। तो आंसर आपके सामने है 1/2 इज द आंसर। तो ये जो एफ वाला केस है, ये वाला केस ये चेंज हो जाएगा अगले क्वेश्चन में। देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में आपसे एफ की वैल्यू यहाँ चेंज करने के लिए कहता है, देखो एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो सारा केस वही बनाना, एटलीस्ट वन गर्ल, मतलब कि जो आपकी बात एफ ई एफ जी मान लेते हैं, चलो एक ही क्वेश्चन में दो दो के मान हम लेट कर लेते हैं। जी जो है वो क्या है, एटलीस्ट वन गर्ल, है ना, कम से कम एक तो गर्ल होनी चाहिए, वन इज गर्ल। ओके, तो अगर कम से कम एक लड़की होनी चाहिए तो उसके केसेस कितने बनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी फॉर जी कितना होगा, केसेस ढूंढो। या तो हो सकता है जीबी, या हो सकता है बीजी, या हो सकता है जीजी। तो तीन केसेस बने, 3/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसको इसके साथ ई का इंटरसेक्शन निकालो और सॉल्व, ये आपका काम है, ये आपको होमवर्क है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मैच करना। ठीक है, हम 13 क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये है 13 क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी टू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। एक इंस्ट्रक्टर जो है उसके पास एक क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर है, यानी कंसिस्ट करते हैं 300 तो इजी टू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड 400 जो दे रखे हैं आपको डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, इस कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करेंगे हम बिल्कुल अभी। देखो यहां से ऐसा कर सकते हैं, आप एक तरफ इजी, एक तरफ डिफिकल्ट, एक तरफ ट्रू फॉल्स, एक तरफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। तो कितना कितना दे रखा है जरा देखिए, इजी ट्रू फॉल्स टाइप 300 है, इजी भी है और ट्रू फॉल्स टाइप भी है 300। फिर कहता है 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स टाइप है, डिफिकल्ट में 200 दे दिया हमने। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, 500 जो दे रखा है इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 500, एंड 400 दे रखा है आपको यहाँ पर डिफिकल्ट, है ना, मल्टीपल चॉइस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की तो ये टेबल आपने बना दी, आपको पता लग गया कितने टोटल इजी क्वेश्चंस हैं, कितने टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टोटल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं, टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने, ये आपको सब पता लग गया। पूछा क्या जा रहा है, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, अगर एक क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, कहता है इन अ क्वेश्चन बैंक, फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पूछा ये जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। इसी को ई मान लेंगे भाई, ई उसे माना जाएगा जो फाइंड करना है, और फाइंड यहाँ पर क्या करना है, इजी क्वेश्चंस है, इसको फाइंड करना है। और गिवन दैट, कुछ गिवन भी है, क्या गिवन है, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि हमें ये बात गिवन है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम एफ मान लेंगे, यानी कि इजी क्वेश्चंस है ये फाइंड करना है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये हमें गिवन है। तो हम किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक टेबल बना के लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आसानी से। तो यहाँ लिखते हैं इजी क्वेश्चंस, ओके, और यहाँ पर लिखते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओके।
यहाँ पर लिखते हैं ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन और यहाँ पर लिखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, ये हमने सेक्शन बना दिए जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो अब कितने आपको दे रखे हैं इजी क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स टाइप के हैं? 300। एनसीईआरटी देखिए। डिफिकल्ट 200। इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने दे रखे हैं? 500। और डिफिकल्ट 400। ओके, ये बात आपको समझ में आती है। अब आप क्या करेंगे? अब आपको लेट करना है सबसे पहले। लेट इजी क्वेश्चंस इज इक्वल टू ई, और उसके बाद दूसरी चीज क्या पूछे? मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इज इक्वल टू एफ। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर इजी क्वेश्चंस, यानी कि इजी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी। तो गौर से देखिए इजी क्वेश्चंस है कितने, टोटल इजी क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल इजी क्वेश्चंस है 300 और 500 यानी कि 800। यहाँ पर आप लिखेंगे 800 डिवाइड बाय टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, ये टोटल जोड़ के देखिए। तो 800 तो यहाँ पर है इजी क्वेश्चंस, और उसके बाद यहाँ पर दे रखा है आपको 600 यहाँ पर दे रखे हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन। टोटल जोड़ेंगे तो 1400 आ जाएगा। आप सारे जोड़ लीजिए चारों को, 1400 आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर एफ। एफ का मतलब मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे देखोगे भाई, जरा गौर से देखो। मल्टीपल चॉइस ये है, तो यहां से देखेंगे इजी वाले मल्टीपल चॉइस 500 है और डिफिकल्ट वाले मल्टीपल चॉइस 400। टोटल हो गए 900, यानी कि 900 अपॉन में 1400। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, जो कि दोनों में कॉमन होगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो इजी भी हैं और मल्टीपल चॉइस भी हैं। तो गौर से देखिए इजी और मल्टीपल चॉइस आपको अलग से ही दिख रहे हैं, वो है 500। ऐसे 500 क्वेश्चन है जो इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है। अब उसके बाद क्या करना है आपको? प्रोबेबिलिटी फॉर ई स्लैश एफ। ई ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि फाइंड ई करना है, इजी क्वेश्चंस हो ये फाइंड करने को कह रहा है, और मल्टीपल चॉइस है वो गिवन है। तो आप लिखेंगे इंटरसेक्शन, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी फॉर एफ। नाउ ये दे रखा है आपको 500 डिवाइड बाय 1400 डिवाइड बाय, यहाँ एफ की वैल्यू 900 डिवाइड बाय 1400। तो आप देखेंगे 1400 से 1400 कैंसिल हो गया, तो 500 डिवाइड बाय 900, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5/9 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इजी क्वेश्चंस व्हेन गिवन दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये आपका आंसर आ गया। 13 क्वेश्चन समझ में आ गया। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपके सामने 14 क्वेश्चंस, ठीक है? तो देखिए 14 क्वेश्चन क्या कहता है। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया? गिवन दैट, देखो इस बार पहले गिवन है, क्या गिवन है? टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। डिफरेंट नंबर गिवन है, तो इसी को हमने एफ मान लेना है, जो गिवन है उसे एफ मान लेना है, ठीक है ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 4, यानी कि उसका जो जोड़ है वो 4 आना चाहिए, इसको हम ई मान लेते हैं। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है। दो डाई टॉस करता है, दो डाई टॉस करने पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 होते हैं। डिफरेंट नंबर कितनी बार आते हैं? 30 बार आते हैं डिफरेंट नंबर। देखो दो डाइस पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 बार तो सेम नंबर आते हैं, बाकी 30 बार डिफरेंट नंबर आते हैं। ये 6 बार, ये 30 बार। तो ये तो एफ की वैल्यू हो गई ना 30। उसके बाद डाइस पर जो सम है वो 4 आना चाहिए, तो 4 कब आएगा? 1 3 4 होता है, 2 2 4 होता है, 3 1 4 होता है। ये केसेस है। आइए देखते हैं कैसे होगा। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लेट करना होगा। क्या लेट करना होगा? द सम ऑफ नंबर, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइज इज इक्वल टू ई, क्योंकि ये चीज हमें फाइंड करनी है, जो फाइंड करनी है उसे ई मान लिया हमने। उसके बाद गिवन क्या है? हमें गिवन है the numbers appearing on throwing two dice are different, तो डिफरेंट नंबर लिख लेते हैं सिर्फ, है ना?
डिफरेंट नंबर्स इज इक्वल टू एफ। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एक डाई को टॉस करते हैं तो 36 होते हैं सैंपल स्पेस, 6 की पावर 2। प्रोबेबिलिटी फॉर ई, यानी कि सम जो है उनका वो क्या आना चाहिए डाइस पर, वो आना चाहिए सम ऑफ द डाई इज 4, सम ऑफ द डाई इज 4 था, सॉरी यहाँ पर था इज 4, है ना, सम उसका 4 होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लेट करेंगे, 1 और 3 4 होता है, 2 और 2 4 होता है, 3 और 1 भी 4 होता है। बस ये 3 ही केस बन रहे हैं, आप गौर से देखिएगा 3 से ज्यादा केस नहीं बन रहे। प्रोबेबिलिटी फॉर एफ का मतलब डिफरेंट नंबर, अब वो डिफरेंट नंबर सारे मैं नहीं लिख रहा बट आपको पता होने चाहिए, जैसे कि 1 और 2 डिफरेंट है, 1 और 3 डिफरेंट है, 1 और 4 डिफरेंट है, ठीक है। और ऐसे करते करते 1 और 6, ऐसे ही यहाँ पर 2 1 है डिफरेंट, 2 3 है डिफरेंट, 2 4 है डिफरेंट एंड सो ऑन टू 2 और 6। ऐसे ही करते करते आपका 6 से लेकर 6 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 6 5 तक। ये टोटल लिख दिया मैंने, है ना। तो ये आप डिटेल में भी लिख सकते हो। 30 अपॉन में 36, 30 अपॉन में 36 इज अ डिफरेंट नंबर। अब दोनों में इंटरसेक्शन क्या है जरा ढूंढिए, प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन भाई डिफरेंट नंबर और सम इज 4। तो देखो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये तो सेम नंबर है ना, इसे तो नहीं लेना, दोनों डिफरेंट है। ये 1 3 और 3 1 यहाँ पर भी मिलेंगे आपको क्योंकि डिफरेंट नंबर है। तो आपके दो जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में कॉमन है, यानी कि 1 3 और 3 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए 2/36। ओके, तो आपके सामने लगभग हर चीज आ गई है ना, जो रिलीवेंट आपको फॉर्मूले में यूज करनी है। तो E अपॉन एफ, ई ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर E इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी फॉर एफ। नाउ इंटरसेक्शन दे रखा है 2/36 और एफ की वैल्यू दे रखी है आपको 30 अपॉन में 36, दिस इज 2/30 एंड 1/15 इज द फाइनल आंसर। तो गाइस समझ में आ गया 14th क्वेश्चन कैसे करना है। 15 क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये है आपके पास 15th क्वेश्चन, कैसे करना है देखिए। 15 क्वेश्चन में कहता है आपसे कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। कहता है आपको एक डाई कंसीडर करनी है और अगर उस पर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाता है, देखो एक डाई पर होते हैं 1 2 3 4 5 6 और मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 और 6 आया, यानी कि अगर डाई पर 3 और 6 आ जाता है ये और ये, तो कहता है थ्रो अ डाई अगेन, तो एक दोबारा एक डाई उछाली जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 दोबारा से आ सकता है ना। कहता है इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, अगर कोई भी नंबर आए, जैसे कि ये इनमें से कोई भी नंबर आपके सामने आता है 1 2 या 2 4, इनमें से कोई नंबर अगर आता है ना 1 2 4 5 में से, अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो कहता है टॉस ए कॉइन, तो फिर एक कॉइन टॉस की जाएगी जिस पर हेड और टेल आ सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट द कॉइन शोज टेल, ये फाइंड करना है, इसे हम ई मानेंगे। कहता है गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज 3, तो ये आपको एफ मानना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखिए ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना है। तो इसने कहा था एक डाई को टॉस करना है, तो मैं यहां लिख के दिखाता हूं, एक डाई है उस पर मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो 3 और 6 आ सकता है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो 1 2 4 5 आ सकता है। मल्टीपल ऑफ 6 आएगा 3 आएगा तो इसका मतलब उस पर दोबारा डाई टॉस करनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 दोबारा आ सकता है। और अगर अदर नंबर आते हैं मल्टीपल ऑफ 3 के, अदर कुछ और आता है, तो एक कॉइन टॉस करनी है, उस पर हेड और टेल। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस गिन लीजिए क्या होंगे, देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो सकता है उसकी डाई पर सबसे पहले आया 3, तो 3 के साथ उसे पूरी की पूरी डाई टॉस करनी पड़ेगी, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। हो सकता है उसके डाई पर पहली बार में ही 6 आ गया, तो उसे एक डाई और टॉस करनी पड़ेगी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। चलिए ये दो केस बने और इसके साथ ये सारे के सारे केस बने, टोटल 12 दिख रहे हैं आपको।
फिर हो सकता है पहली बार जो डाई टॉस करी थी उस पर एक आया था उसका, तो एक कॉइन टॉस करी, उसके दो इवेंट्स हैं यहाँ पे, तो एक के साथ हेड आ सकता है, एक के साथ टेल आ सकता है। उसके बाद दो के साथ हेड आ सकता है और दो के साथ भी टेल आ सकता है। उसके बाद चार के साथ हेड आ सकता है और चार के साथ भी टेल आ सकता है। देन 5 हेड और 5 टेल। तो आपको समझ में आया टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितने बने? नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस बने 20। आप देख सकते हो 6 ऊपर है, 6 6 12 और 4 4 8 20। अब आप लेट करिए, लेट करिए ई को क्या लेट करना है? ई को इसने बोला है द कॉइन शोज टेल, तो यहां पर लिखेंगे द कॉइन शोज टेल, है ना? आपने कॉइन को टेल मानना है। और एफ को इसने बोला है क्या मानना है? एटलीस्ट वन डाई, यहां पर लिखना है एटलीस्ट वन डाई शोज 3। कम से कम एक डाई पर तो 3 आना ही चाहिए। तो देखो यहां पर मैं लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। मैं पहले प्रोबेबिलिटी फॉर ई लिख रहा हूं, मतलब कि कॉइन पर टेल आना चाहिए। तो देखो ये आपके सामने सैंपल स्पेस है, एक केस ये रहा, एक केस ये रहा, एक केस ये रहा, एक केस ये रहा। कॉइन पर टेल आने के 4 केसेस है, इनके 1 टेल, यहां लिखेंगे हम 1 कोमा टेल, उसके बाद 2 कोमा टेल, देन 4 कोमा टेल, देन 5 कोमा टेल, यानी कि 4 अपॉन में 20 इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर एफ की बात कर लेते हैं। तो एफ में क्या बोला गया है? एटलीस्ट वन डाई शोज 3, कम से कम एक डाई पर तो 3 आना चाहिए। तो देखो 3 आने वाले केस ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 और 7। गौर से देख सकते हो ये सातों केस जो है इस पर 3, कम से कम एक डाई पर तो 3 आना ही चाहिए। तो कितना हो जाएगा केस? हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 and then 6 3, टोटल 7/20। गौर से देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? ये ऊपर वाले जो केसेस दिख रहे हैं ये अलग है एफ, नीचे वाले केसेस अलग हैं, ये आपके सामने है ई। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ इज नथिंग, जीरो। और आपको फाइंड क्या करना होता है? जो गिवन है वो ई यहां लिखेंगे, फिर ऑब्लिक का निशान लगाएंगे, स्लैश कर सकते हो आप इसे, एफ लिखेंगे, देन प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी फॉर एफ, एंड दिस इज 0 अपॉन में जो भी यहां पर लिख दो, ये आ जाएगा आपके पास 0। 0 इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 देखिए, ये तो यही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, है ना? ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है ए की वैल्यू दे रखी है प्रोबेबिलिटी, बी की वैल्यू दे रखी है प्रोबेबिलिटी, आपको ए अपॉन बी निकालना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी फॉर ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी। और ऑब्वियस सी बात है बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? ऊपर कुछ भी हो अगर नीचे 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड होता है। दिस इज नॉट डिफाइंड कंडीशन, नॉट डिफाइंड। तो आपको समझ में आ गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सीधा सीधा आंसर दे देना है। आगे आपसे कहता है ए एंड बी आर द इवेंट्स, दो इवेंट्स हैं, जबकि आपको ये वैल्यू दे रखी है ना, तो क्या दे रखी है जरा चेक करें। प्रोबेबिलिटी फॉर ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर बी अपॉन ए। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी फॉर ए। और आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन में चाहे तो ए इंटरसेक्शन भी हो चाहे बी इंटरसेक्शन हो, कॉमन तो दोनों में सेम ही चीज होती है। तो ये दोनों तो सेम है, तो इसे काट दीजिए। ऊपर क्या बचेगा? 1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी फॉर बी, और यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी फॉर ए। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर बी। तो आप देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
प्रोबेबिलिटी फॉर ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर बी। ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया डी। तो गाइज इसी के साथ हमारा आज का ये जो सेक्शन है, ये एक्सरसाइज है, ये फिनिश होती है। हम अगली क्लास में मिलेंगे, उस क्लास में मल्टीपल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट